साथियों नमस्कार। आज की क्लास में जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं वो है नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो तकनीक। नैनो तकनीक या नैनो टेक्नोलॉजी को यदि हम एक लाइन में परिभाषित करें तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया क्या जाता है, पदार्थों को, किसी भी पदार्थ को नैनो स्तर तक तोड़ा जाता है। नैनो स्तर तक तोड़ा जाता है अर्थात 10 की घात -9 मीटर के लेवल तक उसकी आकृति या आकार को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। अब 10 की घात -9 एक बहुत छोटा माप है। 10 की घात -9 मीटर तक के स्तर तक जब आकार को कम कर दिया जाता है किसी भी पदार्थ के, और उसके द्वारा किसी युक्ति या मशीन का फिर निर्माण किया जाता है, उसके आकार को नियंत्रित करके किसी युक्ति या मशीन या यंत्र का निर्माण किया जाता है, तो उसी तकनीकी को हम नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये तो बात थी नैनो टेक्नोलॉजी की परिभाषा या हम कह सकते हैं उसकी अवधारणा की। अब हम बात करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा, जैसा हमने देखा इसकी परिभाषा में, पदार्थ की आकृति को कम कर दिया जाता है या आकार को बहुत ही कम कर दिया जाता है। कितना कम कर दिया जाता है? 10 की घात -9 नैनोमीटर के स्तर तक क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो कम करने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जो बड़ा आकार है उसको छोटे आकार में परिवर्तित करने से कोई ना कोई लाभ मिलता होगा, कोई ना कोई उन पदार्थों के गुण बढ़ते होंगे आकार छोटा होने से। इसी के कारण उनको छोटे आकार में परिवर्तित किया गया। तो यही क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का मूल सिद्धांत है कि यदि नैनो स्तर तक किसी पदार्थ को तोड़ दिया जाता है तो उसके जो गुण हैं, भौतिक जो गुण हैं, वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। क्या क्या भौतिक गुण बदल जाते हैं? सबसे पहली चीज जो होती है नैनो स्तर तक किसी पदार्थ को तोड़ने पर, वो ये होती है कि पदार्थ का जो सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। अब देखते हैं सतह क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहली चीज तो देखिए, आपको इस तरफ एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। मैं आपको बीच में सेंटर में लाके ये डायग्राम अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, इस प्रकार के डायग्राम में आप देखेंगे ये है कोई पदार्थ जो कि नैनो स्तर का नहीं है, सामान्य आकार का है। इस पदार्थ में आप देखेंगे कि जो सरफेस, इसकी जो सरफेस है, जो सतह है, उस पर कुछ कण क्या होंगे, स्थित होंगे। बाकी के जितने भी कण स्थित होंगे वो क्या होंगे, अंदर स्थित होंगे। तो सतह पर जो कण है वो क्या है, कम है। इसलिए जो सतही क्षेत्र है वो यहां से लेके यहां तक आप इस सतही क्षेत्र को क्या करेंगे, मान के चलेंगे। तो सतही क्षेत्र क्या है, कम है। सतही क्षेत्र या सरफेस एरिया क्या है, कम है। लेकिन जैसे ही इस पदार्थ को हम नैनो स्तर पर टुकड़े कर देते हैं, यानी नैनो स्तर तक तोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे जो परमाणु हैं इस पदार्थ के, वो क्या आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, सरफेस। प्रत्येक अणु जो है अब इस पदार्थ का क्या है, सरफेस पर स्थित है। और सरफेस पर स्थित होने के कारण सतही जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सतही क्षेत्र बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है। सतही क्षेत्र बढ़ने का ऐसा क्या फायदा मिलता है कि इस प्रकार का कार्य किया जाता है? तो सतही क्षेत्र जब बढ़ जाता है तो उससे फायदा क्या होता है कि अब ये प्रत्येक अणु क्या है, दूसरे अणु से रिएक्शन करने के लिए तैयार है। पहले रिएक्शन आता तो कहाँ होता, इन सतह के अणुओं के द्वारा ही रिएक्शन करा जाता। लेकिन अब ये प्रत्येक अणु रिएक्शन करने के लिए तैयार है, अर्थात सतही क्षेत्र बढ़ने से जो पदार्थ की अभिक्रियाशीलता है या रिएक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। तो पहला सिद्धांत तो ये हो गया कि नैनो स्तर तक यदि किसी पदार्थ को हम तोड़ देते हैं तो सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, और सतही क्षेत्र बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी भी उस पदार्थ की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। तो इसी के कारण नैनो स्तर तक किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ये तो बात हुई पहली। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात देखें कि नैनो स्तर तक तोड़ने से और क्या चीज किसी पदार्थ की बदल जाती है। तो उसकी यदि हम बात करें तो उसके जो क्वांटम मैकेनिकल प्रभाव है जो वो भी बदल जाता है। क्वांटम मैकेनिकल प्रभाव का तात्पर्य है आकार में परिवर्तन होने के कारण उस पदार्थ का क्या, विद्युत, चुंबकीय और प्रकाशीय गुण जो है वो बदल जाते हैं। यानी जब वो बल्क लेवल पर होता है, बड़े आकार का होता है, उस बड़े आकार में उस सेम पदार्थ के जो चुंबकीय या प्रकाशिक गुण थे या विद्युतीय गुण थे, उसके उलट उसके गुण हो जाते हैं, उससे काफी मात्रा में बदल जाते हैं। और तीसरा जो फायदा होता है किसी पदार्थ को नैनो स्तर तक तोड़ने का, वो ये होता है कि उस पदार्थ का जो पृष्ठ तनाव और उसकी दृढ़ता जो है वो भी बदल जाती है। तो इन तीन चीजों के कारण, इन तीन चीजों में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ के जो गुण हैं उनमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। जब पदार्थ के साइज को या आकार को हम कहां तक ले जाते हैं, नैनो स्तर तक ले जाते हैं। लेकिन ये सब कब अप्लाई होगा, इस तरीके से जो बदलाव होंगे वो कब होंगे,
जब किसी पदार्थ को कहां तोड़ा जाए, नैनोमीटर के स्तर तक तोड़ा जाए, और कम से कम एक आयाम क्या हो, पदार्थ का 100 नैनोमीटर तक परिवर्तित हो। अब एक आयाम से क्या तात्पर्य है? अब देखिए, कोई भी आकृति होती है उसके 3 आयाम होते हैं। उसके क्या होते हैं? 3 आयाम होते हैं। जैसे आपको सामने ये स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन भी 3 आयाम हो, या फिर ये चीज आपको दिखाई दे रही है, इसके 3 आयाम है। एक इसकी क्या है? ऊंचाई है, एक इसकी चौड़ाई है, और एक इसकी गहराई है, जो आपको सामने से नहीं दिखाई देती। 2 आयाम तो आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं, एक आयाम जो गहराई है वो आपको दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से जो 3D है, 3D में से किसी भी आयाम, 3 आयाम जो हैं, 3 डायमेंशन जो किसी पदार्थ की आकृति के होते हैं, उनमें से किसी भी डायमेंशन को, किसी एक डायमेंशन को कम से कम 100 नैनोमीटर के स्तर तक यदि तोड़ा जाए, तब ही ये परिवर्तन होते हैं, और तब ही पदार्थ नैनो पार्टिकल के रूप में या नैनो पदार्थ के रूप में कार्य करके ये परिवर्तन दर्शाता है। तो ये थे नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा, परिभाषा और उसके सिद्धांत। अब बात करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये जो पदार्थ जो नैनो स्तर के, यानी 10⁻⁹ मीटर तक के आकार में पदार्थ प्राप्त कैसे किए जाते हैं, उनकी कौन सी तकनीकी जो है वो प्रचलित है। तो 2 प्रकार से ये कार्य किया जाता है। कितने प्रकार से ये कार्य किया जा सकता है? 2 प्रकार से ये कार्य किया जा सकता है। ठीक है, पहला जो वो ये कार्य जिस प्रकार से हो सकता है वो है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, और इसे फिजिकल मेथड या भौतिक विधि के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच, और इस बॉटम अप अप्रोच को फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों नाम से जानते हैं। दोनों को एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये होती क्या है। पहले हम बात करेंगे टॉप डाउन अप्रोच की। टॉप डाउन अप्रोच में किया क्या जाता है? एक जो बड़ा आकार का पदार्थ है उसे क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। किसमें? छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में। तो बड़े पदार्थ को जब छोटे पदार्थों में विभक्त करके क्या किया जाए, नैनो पार्टिकल्स प्राप्त किया जाए, तो वो अप्रोच तो किस प्रकार की हो गई? टॉप डाउन अप्रोच हो गई। ठीक है, बल्क मटेरियल को पाउडर फॉर्म में, फिर पाउडर फॉर्म से भी, नैनोमीटर पाउडर फॉर्म से भी छोटा होता है। किसी, जैसे आपने पाउडर देखा है, चूर्ण देखा है, चूर्ण में जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उससे भी छोटी आकृति के जब कण प्राप्त कर लिए जाए तो उसे क्या कह दिया जाता है? नैनोमीटर कह दिया जाता है। तो बड़े पदार्थ को छोटे आकार में विभक्त करके नैनो पार्टिकल्स प्राप्त करना तो क्या हो गया? टॉप डाउन अप्रोच हो गया। और दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत क्या किया जाता है? देखिए, आप सभी को मालूम है कि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ के बहुत छोटे, बहुत ही छोटे क्या करने के लिए, कण प्राप्त करने के लिए पदार्थ के जो परमाणु और अणु हैं उनको क्या किया जाता है? जब क्या किया जाए, एक जगह इकट्ठे करके 10⁻⁹ मीटर के पदार्थ को प्राप्त कर लिया जाए तो उसे क्या कह दिया जाता है? बॉटम अप अप्रोच कह दिया जाता है। छोटे छोटे अणु और परमाणुओं को एकत्रित करके नैनो स्तर का पदार्थ बनाना तो क्या हो गया? बॉटम अप अप्रोच। और बड़े पदार्थ का जो है उसको पाउडर फॉर्म में पहले परिवर्तित करके, फिर उससे भी छोटे नैनो स्तर पर परिवर्तित करके यदि नैनो पार्टिकल्स प्राप्त किए जाएं तो उसको क्या कह दिया जाता है? टॉप डाउन अप्रोच कह दिया जाता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी की 2 अप्रोच हैं जिनके द्वारा क्या किए जाते हैं? नैनो पार्टिकल्स प्राप्त किए जाते हैं। बात हो गई अवधारणा की, बात हो गई नैनो पार्टिकल कैसे प्राप्त किए उसकी। अब नेक्स्ट जो हमारी बात होने वाली है वो है कि नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग क्या क्या हैं, नैनो स्तर पर पदार्थों को आखिर बनाया क्यों जाता है, क्या फायदा। कोई भी तकनीक जो होती है वो तभी विकसित की जाती है जब वो किसी न किसी से मानव जाति के लिए किसी न किसी रूप से फायदेमंद हो। तो आइए देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार से मानव जाति के लिए फायदेमंद सिद्ध होती है। सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग है नैनो पार्टिकल्स में। नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं इसकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं, किस प्रकार ये फायदेमंद होते हैं मनुष्य के लिए, उसके आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम बात करेंगे। फिलहाल हम अनुप्रयोगों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा AFM एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के निर्माण के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर क्या कर सकती है, चीजों को देख सकता है, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चीजों को देख सकता है। उसके बाद में एक बहुत मजबूत पदार्थ कार्बन नैनो ट्यूब का निर्माण भी नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार क्वांटम डॉट्स, फुल रिंग जिसे कार्बन 60 कहा जाता है, ये भी नैनो टेक्नोलॉजी के ही क्या है, एक रूप है। सबका क्या क्या कार्य है, कैसे ये बनाए जाते हैं, आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त
नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही डेंड्राइमर्स का निर्माण किया जाता है। सनस्क्रीन जो आप अपनी स्किन पे लगाते हो सूर्य की किरणों से बचाव के लिए, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही एक तरीके से बनाई जाती है। उसके अलावा नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल, सेल्फ क्लीनिंग विंडो जो अपने आप साफ हो जाती हैं, उस प्रकार की खिड़कियां, टेक्सटाइल उद्योग में भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है सभी को हम विस्तार से समझने वाले। अभी हम एक लिस्ट देख रहे हैं कि कहां कहां किस क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन का तात्पर्य है खुद ही मशीन क्या करे, अपनी प्रतिकृति बनाए, अपनी कॉपी बनाए। इसी प्रकार माइंड मशीन इंटरफेस, दिमाग को पढ़ने वाली मशीनें बनाना। न्यूरो वेपन, जो मस्तिष्क है उसको नियंत्रित करने वाले जैविक हथियार बना देना। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोगों के अंतर्गत आते हैं। आइए एक एक करके विस्तार से समझने का इन्हें प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नैनो पार्टिकल्स के बारे में। नैनो पार्टिकल्स जैसे मैंने आपको बताया है, वे कण जिनकी आकृति 10 की घात -9 मीटर की कैटेगरी की होती है, वो क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं। प्रकृति में प्राकृतिक रूप से भी कुछ नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे हम देखें दूध जो है, दूध एक प्रकार से क्या है, प्राकृतिक रूप से नैनो कण उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसी प्रकार एंजाइम जो हमारे शरीर में विभिन्न रिएक्शंस को अंजाम देते हैं, जैसे हम हमारे द्वारा जब क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में कोई चीज खाई जाती है, तो कुछ एंजाइम इस कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन आदि एंजाइम क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित करते हैं, ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं शरीर के अंतर्गत पाचन से संबंधित या अन्य अभिक्रियाएं जो शरीर में होती हैं, वे सभी के सभी किससे नियंत्रित होती हैं, एंजाइम्स से नियंत्रित होती हैं। और ये एंजाइम क्या होते हैं, वास्तव में नैनो स्तर के क्या होते हैं, कण होते हैं। इनका आकार 10 की घात -9 मीटर की कैटेगरी का होता है। उसके अलावा फ्लेक्सिंग मसल्स जो होती है, हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं, उनकी आकृति भी नैनोमीटर के स्तर की होती है। तो ये कुछ प्राकृतिक उदाहरण थे जो दिन प्रतिदिन के जीवन में हम नैनो स्तर पर देखते हैं। उसके बाद आता है दूसरा 1D नैनोकण। 1D मतलब एक डायमेंशन में, कम से कम एक डायमेंशन में जो क्या हो, 10 की घात -9 कैटेगरी की उसकी क्या हो, आकृति हो। तो इसके अंतर्गत हम उदाहरण देखते हैं पतली फिल्म, एक बहुत छोटी फिल्म, पतली फिल्म। पहले जो कैमरे चलते थे उनमें एक फिल्म रोल डलता था, उस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं वो एक, उसकी मोटाई को अगर आप देखेंगे तो वो मोटाई उसकी क्या होती है, नैनो स्तर की होती है। उसकी मोटाई क्या होती है, नैनो स्तर। जैसे ब्लेड होती है, ब्लेड का आप क्या देखें, मोटाई देखें तो वो कैसी होती है, नैनो स्तर की होती है। तो इस प्रकार से पतली फिल्म। इसी प्रकार जो चिप लगी हुई होती हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो चिप लगी हुई होती है, उनकी आकृति भी क्या होती है, मोटाई जो होती है वो नैनो स्तर की होती है। इसके अलावा सरफेस कोटिंग। सरफेस कोटिंग, किसी सरफेस पे आप क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो जो पेंट की मोटाई होती है वो भी क्या होती है, नैनो स्तर की होती है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जो एक विमा में क्या होते हैं, एक डायमेंशन में क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल होते हैं या नैनो स्तर की इनकी माप होती है। जैसे ब्लेड आप देखेंगे तो ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई नैनो स्तर की नहीं है, लेकिन उसका एक डायमेंशन, गहराई जो है वो क्या है, मोटाई, जो मोटाई है वो क्या है, नैनो स्तर की है, नैनोमीटर के स्तर की है। अब इनका जो प्रयोग किया जाता है, वन डायमेंशन जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनका जो प्रयोग किया जाता है वो एक तो फ्यूल सेल में किया जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंतर्गत ये जो वन डायमेंशन के नैनो पार्टिकल्स हैं उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल सिम को देखेंगे तो मोबाइल सिम पर एक सर्किट बना हुआ होता है, वो सर्किट एक्चुअल में एक प्लास्टिक की चिप पे क्या होता है, चिपका रहता है, और वो सर्किट क्या होता है, एक विमा में क्या होता है, एक प्रकार से नैनो पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा 2D नैनो कण के कुछ उदाहरण भी हम देख सकते हैं। उसके अंतर्गत आते हैं नैनो वायर। नैनो वायर दो विमा में क्या होंगे, उसकी मोटाई और जो है लंबाई तो उसकी नैनो स्तर की नहीं होगी, लेकिन उसकी चौड़ाई और मोटाई जो है वो क्या होगी, नैनो स्तर की होती है। तो ये दो विमा में या दो डायमेंशन में नैनो पार्टिकल होता है। इसी प्रकार कार्बन ट्यूब जो होती है, इसकी लंबाई तो अधिक होती है, लेकिन इसकी जो मोटाई और चौड़ाई होती है वो बिल्कुल क्या होती है, कम होती है। इसी प्रकार नैनो ट्यूब भी इसी प्रकार का उदाहरण है, ग्राफीन भी इसी प्रकार का उदाहरण है, जो कि 2 डायमेंशन में, दो विमाओं में क्या है, नैनो पार्टिकल्स होती हैं। इसके अलावा 3D यानी कि तीनों विमा, मोटाई, लंबाई और चौड़ाई, तीनों मोटाई, लंबाई और
चौड़ाई, तीनों ही विमा में, तीनों ही डायमेंशन में यदि नैनो स्तर का आकार है, 10⁻⁹ मीटर की कोटि का आकार यदि किसी कण का है, किसी पदार्थ का है, तो वो 3D स्तर का नैनो कण कहलाता है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कुछ प्रेसिपिटेट जो होते हैं, प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेपण। अवक्षेपण का तात्पर्य है जैसे आप दही जब फट जाता है तो वो किस प्रकार की आकृति ग्रहण कर लेता है, सॉरी, दूध जब फट जाता है तो वो किस प्रकार की आकृति ग्रहण कर लेता है, एक अवक्षेपण या प्रेसिपिटेट की आकृति ग्रहण कर लेता है, जो कि 3D प्रकार के नैनोकण के रूप में आप उनको देख सकते हैं। इसी प्रकार कोलाइड जो विलयन होते हैं, कोलाइड प्रकार के जो विलयन होते हैं जो आप देखते हैं, जैसे गोंद है, गोंद क्या है, एक प्रकार का कोलाइड विलयन है। इसके अलावा क्वांटम डॉट, ठीक है, नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल और ग्रेफाइट, ये सभी 3D नैनो पार्टिकल्स हैं। तो आपको ये कैटेगराइजेशन याद रखना है। हो सकता है परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए, एक 4 ऑप्शन देखे कि इनमें से कौन सा 1D 2D या 3D स्तर का नैनो पार्टिकल है। तो 1D स्तर के कौन कौन से हो गए, मैंने आपको बता दिया, पतली फिल्म, चिप्स और सरफेस कोटिंग। 2D नैनो पार्टिकल हो गए नैनो वायर, कार्बन ट्यूब, नैनो ट्यूब और ग्राफीन। जबकि 3D स्तर के नैनो पार्टिकल्स हो गए प्रेसिपिटेट, कोलाइड, क्वांटम डॉट, नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स और ग्रेफाइट। अब इधर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें 3D 2D और 1D प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल्स, उनकी एक इमेज दिखाई गई है। तो आप देखें इस प्रकार की, जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एक ही विमा में होते हैं, एक ये देखिए इस प्रकार एक ही डायमेंशन में, इनकी क्या है, देखिए लंबाई तो क्या है, ज़्यादा है, लंबाई तो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन ये केवल एक विमा में, इनकी जो मोटाई है, ठीक है ना, इस मोटाई में ये क्या है, नैनो स्तर के हैं। उसके बाद में है 2D। 2D में देखिए आप, इसमें आपको ये चीज़ क्या है, इसकी ऊंचाई और इसकी मोटाई जो है, दो विमाओं में ये आपको क्या दिखेगा, बिल्कुल पतला दिखाई देगा, नैनो स्तर का दिखाई देगा। और इसी प्रकार कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, तीनों विमाओं में ही नैनो स्तर के आकार के होते हैं। तो ये थी 1D 2D और 3D प्रकार के नैनो पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। हमारे नैनो पार्टिकल्स के रूप में या नैनो तकनीकी के द्वारा जो पदार्थ तैयार किया जाता है वो है CNT, कार्बन नैनो ट्यूब। अब कार्बन नैनो ट्यूब एक्चुअल में होती क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब क्या होती है, एक ग्राफीन की क्या होती है, विस्तृत शीट होती है। इस प्रकार ये ग्राफीन जो मटेरियल है उसको जब विस्तृत कर दिया जाए, ठीक है, तो उसकी जो सीट बनती है वही एक्चुअल में क्या होती है, कार्बन नैनो ट्यूब या CNT होती है। तो CNT, कार्बन नैनो ट्यूब, एक्चुअल में मूल रूप से क्या है, ग्राफीन। अब इस ग्राफीन की जो सीट होती है उसको रोल करके, उसको समतल करके क्या किया जाए, उसकी लंबाई को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए, तो वो क्या बन जाती है, कार्बन नैनो ट्यूब बन जाती है। और इसका जो व्यास होता है, व्यास या त्रिज्या या रेडियस, ये इस प्रकार की जो रेडियस होती है, वो रेडियस क्या होती है, बहुत कम होती है। रेडियस क्या होती है, कम होती है, और लंबाई बहुत अधिक होती है। यानी लंबाई की अपेक्षा जो इसकी रेडियस या त्रिज्या होती है वो लगभग नगण्य होता है। मोटाई बहुत कम, लंबाई बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लंबाई तो माइक्रोमीटर या सेंटीमीटर लेवल की होती है, जबकि इसका व्यास क्या होता है, नैनोमीटर के स्तर का होता है। अब ये जब ग्राफीन को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है, कार्बन नैनो ट्यूब में परिवर्तित किया जाता है, तो ये आदर्श रासायनिक और भौतिक गुणों को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। यानी इसके जो गुणधर्म होते हैं वो आइडियल प्रकार के हो जाते हैं। आइडियल गुणधर्म मतलब ये एक तो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है, ठीक है। ठोस का मतलब दृढ़, ठोस का तात्पर्य है एक तो बहुत अधिक दृढ़ है, बहुत अधिक मजबूत है। अब हम देखते हैं अक्सर सामान्यतः कि जब भी कोई चीज मजबूत होती है या बहुत अधिक दृढ़ होती है तो उसमें क्या होता है, भार ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, भार ज्यादा होता है, भार ज्यादा होती है, और वो लचीली नहीं रहती। लेकिन ये दोनों ही प्रकार के जो चीजें हैं वो कार्बन नैनो सॉरी CNT या कार्बन नैनो ट्यूब में नहीं होती। हालांकि ये दृढ़ तो हो जाती है, बहुत अधिक मजबूत तो हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ ये लचीली भी बनी रहती है और इसका भार भी क्या होता है, कम रहता है। यानी मजबूत है, आदर्श गुणधर्म इसी तो कहा, मजबूत भी है, लेकिन मजबूत होने के बावजूद भी लचीली भी है, और साथ में ही इसका भार जो है वो भी क्या है, कम है। तो ये आदर्श गुण ये प्राप्त कर लेती है, और इन आदर्श गुणों की प्राप्ति का कारण जो है वो है इसका नैनो आकार। इस साथ ही साथ ये सुचालक होती है, यांत्रिक रूप से दृढ़ होती है, मैंने आपको बता दिया, और दृढ़ होने के बाद भी क्या होता है, ये लचीला होता है। टाइप्स की यदि हम बात करें कार्बन नैनो ट्यूब के टाइप्स की, तो 3 प्रकार होते हैं कार्बन नैनो ट्यूब के। एक तो सिंगल वाल्ड CNT,
मल्टी वाल्ड CNT। तो देखिए ये डबल वाल्ड, सिंगल वाल्ड और मल्टी वाल्ड, तीन प्रकार। एक तो सिंगल वाल्ड मतलब एक ही स्तर हो, किसका, कार्बन नैनोट्यूब का क्या हो, एक ही स्तर हो। उसके ऊपर दूसरा आवरण जब आ गया तो वो क्या हो गया, डबल वाल्ड CNT हो गई। उसके ऊपर दो से ज्यादा आवरण आ गए तो वो किस प्रकार की होगी, वो मल्टी लेयर्ड क्या हो गई, CNT होगी। तो कितने लेयर हैं, कितनी परतें हैं, उसके आधार पर सिंगल वाल्ड, डबल वाल्ड और मल्टी लेयर्ड क्या हो सकती है, कार्बन नैनो ट्यूब हो सकती है। बात करें इसके उपयोग की तो कार्बन नैनो ट्यूब को मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है एक तो सेंसर्स में और एक डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस जैसे हम हमारे टीवी की स्क्रीन देखते हैं, उस टीवी की स्क्रीन में कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सेंसर, सेंसर का तात्पर्य है जैसे हमारी गाड़ी है उसमें कोई रेन सेंसर लगा हुआ है, रेन सेंसर मतलब बरसात आते ही क्या हो जाएगा, अपने आप वाइपर चलने लग जाए, तो उस प्रकार के सेंसर्स का जब प्रयोग कहीं किया जाता है तो उसमें भी कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ये थी कार्बन नैनो ट्यूब और उसके कुछ अनुप्रयोग। नेक्स्ट नैनो मटेरियल हम देखते हैं क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक पदार्थों को यदि कण के स्तर तक, एक डॉट के स्तर तक, ये डॉट, डॉट का आकार कितना सा होता है, इतना सा, यानी डॉट के स्तर तक, नैनो स्तर तक जब अर्धचालक पदार्थों को तोड़ दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो क्या हो जाते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, क्वांटम डॉट्स कह देते हैं। और इतने छोटी आकृति जब किसी पदार्थ की हो जाती है तो उसमें क्या हो जाती है, उसकी क्वांटम प्रकृति उसके अंतर्गत आ जाती है। क्वांटम प्रकृति का तात्पर्य है छोटे स्तर पर, कण के स्तर पर। जैसे प्रकाश है, प्रकाश में भी क्या होता है, प्रकाश भी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसकी क्या बोलते हैं, उसको प्रकाश की क्वांटम प्रकृति बोलते हैं। क्वांटम प्रकृति का तात्पर्य क्या हो जाता है, जब कोई पदार्थ कण और तरंग दोनों के रूप में कार्य करने लग जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्वांटम प्रकृति बोल देते हैं। जब किसी पदार्थ का आकार बहुत छोटा कर दिया जाता है तो वो न केवल कणों के रूप में कार्य करता है अपितु एक बहती हुई तरंग के रूप में भी वो कार्य करने लग जाता है, जिससे क्या होता है, वह ऊर्जा जिस पर उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होती हैं वो ऊर्जा काफी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाता है और पदार्थ जो है उसके भौतिक गुण बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स में यदि किसी पदार्थ को परिवर्तित कर दिया जाएगा तो होगा क्या, पहले मान लो वो क्या है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका इमिशन हो रहा था या होल बन रहे थे। अब किसी भी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह होने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन या होल का होना आवश्यक है। अब इलेक्ट्रॉन और होल की उत्पत्ति की जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा उसे देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न करने की, वो परिवर्तित हो जाती है कब, जब पदार्थ को नैनोमीटर के स्तर पर पहुंचा दिया जाए। अब जैसे ही नैनोमीटर के स्तर पर पदार्थ पहुंचता है तो मैंने आपको बताया वो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करने लगता है, तो उसमें प्रकाशिक जो गुण है उसके, प्रकाश या ऑप्टिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी उसकी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक परिवर्तित होने के कारण अब वो पदार्थ क्या है, एक विशेष रंग के प्रकाश को या तो उत्सर्जित करने लग जाएगा या अवशोषित करने लग जाएगा। प्रकाशिक गुण परिवर्तित हो जाएगा तो विशेष प्रकाश को या तो वो उत्सर्जित करने लग जाएगा या अवशोषित करने लग जाएगा। और इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए वर्तमान में एक विशेष प्रकार का जो पदार्थ बनाया गया है उसे कहा जाता है मोनोलेयर प्रोटेक्टेड हाई क्वालिटी क्रिस्टल डॉट, जिसका जो व्यास होता है वो 2 नैनोमीटर के स्तर का होता है, यानी 2 × 10⁻⁹ नैनोमीटर के स्तर का होता है। और इन क्वांटम डॉट्स का जो उपयोग किया जाता है वो सोलर सेल्स, जो सौर ऊर्जा के लिए पैनल लगाए जाते हैं, सोलर ऊर्जा या सौर ऊर्जा के लिए उन पैनलों में उन लगे जो सोलर सेल्स होते हैं उसमें क्वांटम डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। साथ ही फ्लोरोसेंट बायोलॉजिकल लेबल्स जो लगाए जाते हैं, यानी कुछ बायोलॉजिकल जो पदार्थ हैं उन पर लेबल लगाया जाता है, उस लेबल को फ्लोरोसेंट लेबल बोलते हैं, उनमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, क्वांटम डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हुई किसकी, क्वांटम डॉट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं अगले नैनो पदार्थ फुलरिन की, जिसे कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है। और फुलरिन की जो आकृति होती है वो एक फुटबॉल के सदृश होती है। किसके सदृश होती है, फुटबॉल के सदृश होती है। और फुलरिन के अंतर्गत जो कण होते हैं उनकी आकृति 1 नैनोमीटर व्यास की होती है। आकृति फुटबॉल की मतलब गोलीय आकृति होगी, गोल रूप में ये व्यवस्थित रहते हैं सभी कण। कुल 60 कार्बन के जो अणु हैं वो फुलरिन में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। और किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, 20 जो अणु होते हैं वो तो षटकोण रूप में, षटकोण देखते हैं, 6 षटकोण मतलब 6 कण जहां हो, तो 20 तो अणु किस रूप में,
षटकोण के, 20 कार्बन के अणु तो षटकोण के रूप में, और बाकी जो 12 कार्बन अणु है वो किसके रूप में, पंचकोण के रूप में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से जो रिंग बनती है, एक रिंग जो बनती है वो 6 कार्बन की और एक कितने की, 5 कार्बन की। और ऐसी जो रिंग जो रिंग्स होती हैं वो 20 तो क्या होते हैं, षटकोण, 20 तो क्या हो गई षटकोण, और 12 क्या हो गई, पंचकोण। इस प्रकार से कार्बन क्या रहते हैं, फुल रिंग में व्यवस्थित रहते हैं। आप चित्र यहां देख पा रहे हैं। अब जो निर्माण की यदि हम बात करें कि किस प्रकार से फुलरिन का निर्माण किया जाता है नैनो स्तर तक, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ग्रेफाइट जो मटेरियल होता है, ग्रेफाइट को कैसे गर्म किया जाता है, ग्रेफाइट को हीलियम के साथ में गर्म किया जाता है, हीलियम में रख के गर्म किया जाता है। तो ये ग्राफाइट नैनो स्तर के फुलरिन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उपयोग की यदि हम बात करें तो फुलरिन का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है बॉल बियरिंग में, ड्रग डिलीवरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ड्रग डिलीवरी का तात्पर्य है, देखिए ड्रग डिलीवरी का तात्पर्य है किसी दवाई को विशेष अंग तक पहुंचाना, दवाई को मनुष्य में विशेष अंग तक पहुंचाना। अब विशेष अंग तक सीधे पहुंचाने के लिए अभी हमारी दवाइयों का मैकेनिज्म क्या है कि हम दवाई मुंह से लेते हैं, फिर वो जिस अंग को आवश्यक है वहां तक हमारे ब्लड सर्कुलेशन से पहुंचती है, लेकिन जिस अंग को आवश्यक है उसके अलावा भी ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वो अन्य अंगों तक पहुंचती है, जिससे उसके कुछ दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि हम फुलरिन का प्रयोग करते हुए उसके साथ में किसी ड्रग को पहुंचाते हैं कहीं पे शरीर में, तो वो क्या केवल टारगेटेड अंग तक ही जाता है। तो इसको क्या कह देते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कह देते हैं। और ये किसके माध्यम से संभव है, फुलरिन जो पार्टिकल है उसके माध्यम से संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अन्य नैनो पार्टिकल्स की, जिनमें से एक है डेंड्राइमर्स। अब डेंड्राइमर्स जो होते हैं वो सेल्फ असेंबली की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। सेल्फ असेंबली, आपने कई हॉलीवुड की जो मूवी है उसमें देखा होगा कि किसी मशीन को क्या कर दिया जाता है, टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और वो अपने आप ही क्या कर लेती है, वापस से असेंबल हो जाती है। तो इस प्रकार के क्षमता वाले जो अणु होते हैं उनको क्या कहते हैं, डेंड्राइमर बोलते हैं। ये स्वतः ही टूट जाने पर भी क्या करते हैं, वापस से असेंबल करने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार की मशीनें जब बनने लगेंगी तो जो मरम्मत का कार्य है, मशीन के मरम्मत का कार्य है वो आसान हो जाएगा। जो पार्ट्स हैं वो सेल्फ ही अपने आप से क्या होने लगेंगे, असेंबल होने लगेंगे। इसके अलावा ड्रग डिलीवरी हमने देखा ही कि किस प्रकार से टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो है वो की जा सकती है, डेंड्राइमर्स के माध्यम से भी ये कार्य किया जा सकता है। फुलरिन का हमने देखा था, फुलरिन के माध्यम से हो सकता था। उसके अलावा ये ड्रग डिलीवरी जो की जा सकती है वो डेंड्राइमर के माध्यम से भी की जाती है। इसके अलावा कोटिंग इंक, कोटिंग का मतलब परत चढ़ाना किसी चीज के ऊपर, वो भी इन डेंड्राइमर के माध्यम से क्या है, संभव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेंड्राइमर अणु सेल्फ रेप्लिकेट होंगे, अपने आप अपनी कॉपी करते हुए चले जाएंगे, तो सारे सतह को क्या कर सकते हैं, ये रंग सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ कार्य डेंड्राइमर्स के द्वारा संभव है। उसके बाद है नेक्स्ट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन, अच्छा, इसके अलावा एक कार्य और डेंड्राइमर का हम देखें तो ये क्या करती है, डेंड्राइमर्स क्या होते हैं, वायु प्रदूषक जो कि वायुमंडल में फैले होते हैं उनको भी ट्रैक करने की क्षमता से युक्त होते हैं। तो वायु प्रदूषण को यदि हटाना हो, ठीक है, जितने भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स वायुमंडल में हैं उनको ट्रैप यदि करना हो तो वायुमंडल में डेंड्राइमर्स को जब छोड़ दिया जाएगा तो वो डेंड्राइमर सेल्फ रेप्लिकेशन करते हुए सारे के सारे जो भी पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वहां वातावरण की इस प्रकार की सफाई का ये कार्य कर सकते हैं। अगला जो नैनो प्रोडक्ट है वो है सनस्क्रीन। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन को लगाया जाता है जो कि स्किन के ऊपर एक आवरण पैदा कर देता है, और उस आवरण का जो कार्य है वो क्या होता है कि सूर्य की जो अल्ट्रा वायोलेट रेज है उसको तो रोक देता है, जबकि जो दृश्य विकिरण होती हैं सूर्य के प्रकाश में जो कि त्वचा के लिए अच्छी होती है उनको त्वचा तक जाने देता है। और ये कार्य किया जाता है सनस्क्रीन में मौजूद कुछ नैनो पार्टिकल जिन्हें टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये नैनो पार्टिकल्स क्या कार्य करते हैं, यूवी को तो क्या कर देते हैं, यूवी रेज को तो अवशोषित कर लेते हैं, त्वचा तक नहीं पहुंचने देते, या फिर उसको क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, जबकि जो दृश्य विकिरण है उनको अपने आर पार जाने देते हैं जिससे वो त्वचा तक पहुंच सके। तो इस प्रकार का कार्य जो है वो सनस्क्रीन के माध्यम से किया जाता है जो कि एक नैनो पार्टिकल है। नेक्स्ट नैनो पार्टिकल की यदि हम बात करें तो वो है नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। अब नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स ऐसे नैनो पदार्थ होते हैं जिनका सतही क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो इनका जो सतह क्षेत्र क्या हो जाता है, बहुत अधिक होता है। जब सतही क्षेत्र बहुत अधिक होगा तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि सतह पर ज्यादा अणु आ जाते हैं, सतह पर ज्यादा अणु आने से दूसरे अणु से ये रिएक्शन इनकी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है।
इसी कारण इनकी जो विद्युतीय और यांत्रिकी क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। साथ ही साथ इनकी जो दृढ़ता होती है यानी इनकी कठोरता है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मजबूती जो है वो भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल की, वो है नैनो क्रिस्टलाइन निकल, जो कि अपने आप में क्या है, एक बहुत मजबूत पदार्थ है। नैनो क्रिस्टलाइन निकल सामान्य निकल से बहुत मजबूती क्या हो जाता है, मजबूती का जो गुण है वो दर्शाता है। मजबूत होने के बाद भी ये लचीलेपन का भी गुण दर्शाता है। तो इस प्रकार के आदर्श गुण नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए निकल में आ जाते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट सेल्फ क्लीनिंग विंडोज। अब जो सेल्फ क्लीनिंग विंडो मतलब ऐसी खिड़कियां जिन पे यदि धूल जम जाए तो वो अपने आप ही क्या कर लें, अपनी सफाई कर लें। उस प्रकार के खिड़कियों का निर्माण भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बनाया जा सकता है। कैसे? उसके लिए कौन से नैनो पार्टिकल, TiOT, टाइटेनियम ऑक्साइड की कोटिंग को क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। किसके ऊपर? खिड़कियों के ऊपर। अब ये जो टाइटेनियम ऑक्साइड है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, यानी जल से विरागी है, यानी जल से दूर भागता है। इसी कारण जल के जो अणु हैं वो उस सतह पर टिक नहीं पाते हैं, TiO2 की हाइड्रोफोबिक होने के कारण। साथ ही साथ बैक्टीरिया से भी क्या करता है, ये अलगाव पैदा करता है, यानी बैक्टीरिया और पानी के अणु अणु जो है वो क्या नहीं होंगे, खिड़की पर जमा नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार हाइजेनिक बनी रहेंगी खिड़कियां हमेशा, क्योंकि नमी होगी, नमी में ही क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का विकास होता है। तो नमी और सूक्ष्म जीव दोनों के लिए ये प्रतिरोधी होती हैं। कौन? टाइटेनियम ऑक्साइड। इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ जो हैं उनको भी ये खिड़की पर जमने से रोकता है, क्योंकि इनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि इन सब का ये क्या होता है, विरागी होता है, इनको क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये सेल्फ क्लीनिंग विंडोज का कॉन्सेप्ट नैनो पार्टिकल के माध्यम से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और जो यूज है नैनो पार्टिकल का वो है वस्त्र उद्योगों में इसका प्रयोग। वस्त्र उद्योगों में नैनो पार्टिकल्स का यदि हम प्रयोग करें तो भविष्य में इस प्रकार के वस्त्र बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार के कपड़े बनाए जा सकते हैं जो वाटरप्रूफ हों, जिन पर बैक्टीरिया ना टिक पाए, और जो ब्रीथेबल हों, यानी सांस ले सके। गर्मी में ऐसे कपड़े बना दिए जाएं जो स्वयं क्या ले सके, सांस ले सके। और ये सब किसके द्वारा संभव है, नैनो स्तर तक यदि कणों को तोड़कर उससे क्या किया जाए, कपड़ों का निर्माण किया जाए। तो ये थे कुछ अनुप्रयोग किसके, नैनो टेक्नोलॉजी के। इसके अतिरिक्त अन्य उपयोग भी हैं, जैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन जो हमने पहले देख ही चुके हैं। ये मशीन क्या करती है, स्वतः ही खुद की असेंबली करने में क्या होती है, सक्षम होती है। स्वतः ही असेंबली करने का कारण क्या होता है कि इनका जो सरफेस एरिया होता है इन मशीनों का वो बहुत अधिक होता है। सरफेस एरिया अधिक होने के कारण इनकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। खुद को ये क्या कर सकती है, असेंबल कर सकती हैं, खुद की ये कॉपी भी बना सकती हैं। तो सेल्फ असेंबलिंग और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ये मशीनें होती हैं जो कि खुद की मरम्मत खुद ही कर सकती हैं और खुद की कॉपी खुद ही बना सकती हैं। इसी प्रकार माइंड मशीन इंटरफेस भी नैनो पार्टिकल के माध्यम से बनाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ब्रेन तक कुछ इस प्रकार के नैनो पार्टिकल्स भेजे जा सकते हैं जो ब्रेन की केमिकल एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका कार्य दो प्रकार से लिया जा सकता है। अच्छे कार्य के लिए भी इनका प्रयोग लिया जा सकता है, साथ ही साथ विपन हथियार बनाने के लिए, किसी व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित भी नैनो पार्टिकल के माध्यम से न्यूरो वेपन बनाकर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कुछ कार्य नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से वर्तमान में जो हैं वो उन पर जो रिसर्च है वो जारी है, और इस प्रकार के कुछ कार्य भविष्य में हमें देखने को मिल सकते हैं नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे नैनो पार्टिकल्स के दुष्प्रभावों के बारे में। नैनो पार्टिकल्स के उपयोग हमने देख लिए, इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स के कुछ हानियां भी हमें देखने को मिल सकती हैं, कुछ दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं। कौन से ऐसे संभावित दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले दुष्परिणाम हो सकता है जिसे ग्रे गू के नाम से जाना जाता है। इस ग्रे गू का तात्पर्य है कि नैनो पार्टिकल्स में सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद के प्रतिकृतिकरण या नकल करने की क्षमता पाई जाती है। तो कई हॉलीवुड मूवीज में आपने देखते हैं कि एक मशीन बना तो दी जाती है, लेकिन वो मशीन इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि सारे संसार में वो मशीन क्या होती है, फैल जाती है। तो उसी प्रकार उस तकनीक को क्या बोलते हैं, ग्रे गू टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत पदार्थ स्वयं अपना प्रतिकृतिकरण करता है, और वो प्रतिकृतिकरण क्या हो जाता है, वो कॉपिंग अनियंत्रित हो जाती है, और सारी धरती पर यदि वही पदार्थ फैल जाता है और दूसरे अन्य पदार्थों को नष्ट कर दे तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रे गू, जो कि एक नुकसान है नैनो तकनीकी का। इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है, और इस हाई रिएक्टिविटी के कारण जब नैनो पार्टिकल्स मानव शरीर के संपर्क में यदि आ जाएं तो नैनो पार्टिकल्स का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि वो कोशिका को भेदकर कोशिका के अंदर भी जा सकता है। यानी कि कोशिकीय स्तर पर जो कार्य कर रहा है मानव शरीर, उस कोशिकीय स्तर के कार्यों को भी क्या कर सकता है,
रोक सकता है नैनो पार्टिकल, जिससे क्या म्यूटेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। म्यूटेशंस मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक बीमारियां हमें देखने को मिल सकती हैं। इसी प्रकार नैनो कणों का पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इसकी अभी रिसर्च नहीं हुई है, इसके दुष्प्रभाव अभी अज्ञात हैं। जब नैनो पार्टिकल का अधिक उपयोग बढ़ेगा तो किस प्रकार से ये वातावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, इसकी भी अभी जानकारी नहीं है। न्यूरो वेपन जो इसके प्रयोग के रूप में हमने देखा था कि न्यूरो वेपन के रूप में यदि इसका प्रयोग किया जाए तो देश की बहुत सारी आबादी को दुश्मन देश क्या कर सकता है, उनके दिमाग को अपने हिसाब से नियंत्रित करके आतंकवादी गतिविधियों को इंजाम किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कुछ दुष्प्रभाव हमें नैनो टेक्नोलॉजी के देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं भारत के नैनो मिशन की। भारत का जो नैनो मिशन है वो 2004 में चालू होता है और उस नैनो मिशन का जो आधिकारिक जो नाम होता है, ऑफिशियल जो नाम दिया जाता है वो होता है इंडियन नेशनल मिशन ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। और ये जो मिशन प्रारंभ किया गया था भारत का नैनो मिशन, वो कुछ उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया गया था। क्या क्या इसके मूलभूत उद्देश्य थे? सबसे पहली चीज थी कि नैनो मिशन यानी नैनो टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाए, रिसर्च के लिए जो वित्त या फाइनेंस है उसकी सुनिश्चितता उपलब्ध कराई जाए, यानी फाइनेंस दिया जाए नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च के लिए। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी का यूज इस प्रकार से किया जाए कि वो देश के आर्थिक प्रगति में योगदान दे, यानी जीडीपी में योगदान होना चाहिए नैनो टेक्नोलॉजी, उस योगदान को बढ़ाना है, इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा देने की बात की गई। साथ ही साथ जितने भी शिक्षण संस्थान हैं और औद्योगिक संस्थान हैं उन दोनों में कोऑर्डिनेशन की बात इस मिशन के तहत की गई कि दोनों में कोऑर्डिनेशन के द्वारा क्या किया जाएगा, नैनो तकनीकी का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। इसके अलावा सभी लोगों तक पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता सुनिश्चित हो और ड्रग डिलीवरी में भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, ये भी नैनो मिशन का क्या था, उद्देश्य था। और नैनो मिशन की प्रगति के लिए या नैनो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे देश में जो संस्थान कार्यरत है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। भारत में यदि नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने का श्रेय किसी व्यक्ति को दिया जाए तो वो है CNR राव, और इसी कारण CNR राव को फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित समस्त एस्पेक्ट को समझा, उसके मूलभूत सिद्धांत को समझा, और उस सिद्धांत के आधार पर हालांकि बहुत ज़्यादा उपकरण अभी नहीं बने हैं, लेकिन किस किस प्रकार के उपकरण फिलहाल तक बनाए गए हैं उन सभी के बारे में हमने आज की क्लास में विस्तार से बात की। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।